हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो भाग 2 में हम अध्याय 6 के एकांकी सूखी डाली को पढ़ रहे थे जो अपूर्ण थी। ठीक है, अब इस वीडियो भाग 2 में हम इस एकांकी को पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। तो एक दृश्य हम पढ़ चुके थे, अब पहला दृश्य हम पढ़ चुके थे, दूसरे दृश्य को समझाने का प्रयास करने जा रहे हैं। वही बरामदा है, तख़्त पर बिस्तर बिछा हुआ है और दादाजी आराम से तकिए के सहारे बैठे हुक्का पी रहे हैं। उनका मंझला लड़का करमचंद उनके पास है, उनके पांव दबा रहा है। दादा बच्चों को बाहर अहाते में खेलते हुए देख स्नान गृह से नल के जल्दी जल्दी चलने की आवाज़ आ रही। शायद कोई बच्चा उसे चला रहा है, क्योंकि करमचंद की भ्रुकुटी तन गई। पर्दा उठने के कुछ क्षण बाद तक नल के चलाए जाने की आवाज़ आती है। फिर करमचंद क्रोधित हो कहते हैं, बस करो जगदीश। बस करो जगदीश, क्या खटखट लगा रखी है? ज़रा आराम करने दो, अभी अभी खाना खाकर बैठे हैं कि तुम? नहीं, दादाजी कहते हैं, नहीं नहीं, खेलने दो बच्चों को। बरगद की पूरी डाल लाकर आंगन में लगा दी है, पानी दे रहे हैं और नहीं जानते कि पेड़ से टूटी डाली जल देने से नहीं पनपती। मैं कहा करता हूँ ना बेटा कि एक बार पेड़ से जो डाली टूट गई उसे लाख पानी दो, उसमें वह सरसता ना आएगी जो हमारा यह परिवार बरगद के इस महान पेड़ ही की भांति है। हमारा परिवार भी पेड़ के भांति है। अगर एक डाली सूखी तो फिर वह सरसता नहीं आ सकती जो उसमें पहले थी। करमचंद कहता है, अब इस पेड़ से एक डाली टूटकर अलग हो जाए तो दादा पूछते हैं, क्या कहते हो, कौन अलग हो रहा है? करमचंद कहते हैं, शायद छोटा अलग हो जाए। तो दादा बोलते हैं, परेश, पर क्यों, उसे क्या कष्ट है? कष्ट उसे तो नहीं, छोटी बहू को है। दादाजी पूछते हैं, मुझे किसी ने नहीं बताया। यदि कोई शिकायत थी तो उसे वहीं मिटा देना चाहिए था। हल्की सी खरोंच भी यदि उस पर तत्काल दवाई न लगा दी जावे, बढ़कर एक बड़ा घाव बन जाती है और वही घाव नासूर हो जाता है। फिर लाख मरहम लगाओ, ठीक नहीं होता। करमचंद जी कहते हैं, मैं अच्छी तरह नहीं जानता, पर जहाँ तक मेरा विचार है, छोटी बहू के मन में दर्प की मात्रा ज़रूरत से ज़्यादा है। दर्प यानी घमंड कि ज़्यादा। मैंने वह मलमल के थान और रजाई की अबरे ला कर दिए थे ना, वे सब ने तो रख लिए, पर छोटी बहू को पसंद नहीं आए। वो अपने घर आने को बड़ा समझती है और हमारे घर से घृणा करती है। दादाजी कहते हैं, बेटा, बड़प्पन बाहर की वस्तु नहीं, बड़प्पन तो मन का होना चाहिए। और फिर बेटा, घृणा को घृणा से नहीं मिटाया जा सकता। बहू तभी पृथक होना चाहेगी जब उसे घृणा के बदले घृणा दी जावेगी। लेकिन यदि उसे घृणा के बदले स्नेह मिले तो उसकी सारी घृणा धुंधली पड़कर लुप्त हो जाएगी। और महानता भी बेटा किसी से मनवाई नहीं जा सकती, अपने व्यवहार से अनुभव कराई जा सकती है। ठूंठ वृक्ष आकाश की ओर को छूने पर भी अपनी महानता का सिक्का हमारे दिलों पर उस समय तक नहीं बैठा सकता जब तक कि उसमें फल फूल पत्तियाँ और शाखाओं में फल फूल पत्तियाँ आदि न लगे। ठीक है, ये भाशी दौड़ती हुई आती है, एक बच्ची आती है और कहती है, दादाजी, मल्लू और जगदीश ने मेरा वट का पेड़ उखाड़ दिया। क्यों उखाड़ा तूने मेरा पेड़, क्यों उखाड़ा? दादाजी कहते हैं, बच्चे ठहरो, भाशी लड़ो मत, जाना करमचंद जरा हटाना। परेश नीची नज़र की आता है। दादाजी बोलते, आओ बेटा परेश,
वह मैंने 1-2 कपड़े भेजे थे ना, तनिक देखना बहू ने धो डाले क्या। तो परेश लज्जित हो जाता है। दादाजी नहीं धुले तो फिर दादाजी कहते हैं नहीं धुले तो कोई बात नहीं, फिर धुल जाएंगे, आओ मेरे पास बैठो। परेश चुपचाप आकर दादाजी के पास बैठ जाता है। दादाजी पूछते हैं अभी करमचंद ने बताया कि तुम्हारी बहू को रजाई की अबरे और मलमल पसंद नहीं आई। तुम्हारे ताऊजी ठहरे पुराने समय के दादाजी आदमी, वे नए फैशन की चीज़ें खरीदना क्या जाने। अभी तो मैं कहता हूँ छोटी बहू को बाज़ार ले जाओ और स्वयं अपनी पसंद की चीज़ें ले आएगी, दिलवा दो। जी। दादाजी कहते हैं मैं सोचता था अब बहू आ गई है तो इंदु के विवाह की तैयारी भी करेगी। परेश जी कहते हैं जी हाँ हाँ कहो, झिझकते क्यों हो। परेश तुम कुछ कह रहे हो, कहो। तो परेश कहता है जी बात यह है कि घर में बेला का मन नहीं लगता। इतनी जल्दी उसका मन कैसे लगेगा बेटा, अभी कै दिन हुए उसे आए। और फिर बेटा मन लगता है नहीं, लगाया जाता है, वह मन लगाती नहीं। उसका कहना है कि इस भीड़ भाड़ से वह घबराती है। वो कहती है कि माँ, बड़ी ताई, मंजली ताई, इंदु, रजवा सब की सब शिकायत करती हैं, ताने देती थीं, तो उसके हाथ बिक गया है, तो उसे कुछ नहीं समझाता। और वह कहती हैं कि ये सब मेरी हंसी उड़ाती हैं, मेरा समय नष्ट करती हैं। मैं ऐसा महसूस करती हूँ जैसे मैं परायों में आ गई हूँ, अपना एक भी मुझे दिखाई नहीं देता। आप मेरी माने तो मुझे यहाँ से कहीं और ले चलें। दादाजी कहते हाँ हाँ कहो, और क्या कहती हैं। वह आज़ादी चाहती है, दूसरों का हस्तक्षेप, दूसरों की आलोचना उसे पसंद नहीं। वह समझती थी कि वह छोटी बहू है, इसलिए सब उसकी आलोचना करना उसे आदेश देना अपना कर्तव्य समझते हैं, और वह अपनी अलग गृहस्थी बसाना चाहती है। वह चाहती है कि कहें कि यदि बाग वाला मकान उसे मिल जाए तो वह सुख और शांति से रहे। मैं तो सदैव यहाँ बना न रहूँगा, कुछ दिनों की बात है, मेरा ट्रांसफ़र हो जाएगा। दादाजी कहते हैं यूँ तो इस झंझट से छुटकारा पाने का सरल उपाय यही है कि तुम्हें बाग वाला मकान दे दिया जाए। वो पड़ा भी बेकार है, और अभी मैं उससे कभी किसी तरह का काम लेने का भी इरादा नहीं रखता। पर तुम जानते हो बेटा, मेरे जीते जी यह असंभव है। मैं जब अपने परिवार का ध्यान करता हूँ तो मेरे सामने वट का महान पेड़ घूम जाता है, शाखाओं, पत्तों, फूलों से भरा पूरा, और फिर मेरी आँखों के सामने इस महान वृक्ष की डालियाँ टूटने लगती हैं और वह केवल ठूट रह जाता है। ठीक है, वह केवल ठूट रह जाता है, जो मुझे, और फिर मैं सिहर उठता हूँ। न बेटा, मैं अपने जीते जी यह सब न होने दूँगा। तुम चिंता न करो, मैं सबको समझा दूँगा। घर में किसी को तुम्हारी पत्नी का तिरस्कार करने का साहस न होगा। कोई उसका समय नष्ट न करेगा। ईश्वर की अपार कृपा से हमारे घर सुशिक्षित, सुसंस्कृत बहू आई है। हम अपनी मूर्खता से उसे परेशान करने देंगे। तुम जाओ बेटा, किसी प्रकार चिंता को मत मन में स्थान दो। मैं कोई ना कोई उपाय ढूंढ निकालूंगा। तुम विश्वास रखो, वह अपने आप को परायों से घिरी अनुभव न करेगी। उसे वही आदर सत्कार मिलेगा जो उसे अपने घर में प्राप्त है। परेश कहता है जैसा आप उचित समझें। दादाजी, और देखो तुम स्वयं भी इस बात का ध्यान रखना, तुम्हारी किसी बात से उसका मन न दुखे। कोई ऐसी बात न करो जिसे वह अपना अपमान समझे। और तुम उसे साथ ले जाकर नगर के सब चीज़ें खरीद लाओ। शेष की चिंता तुम न करो, मैं कोई ना कोई रास्ता अवश्य निकाल लूँगा। परेश कहता है जैसी आपकी इच्छा।
इतने में रजवा आती है। तो दादाजी कहते हैं, रजवा घर के सभी सदस्यों को मेरे पास बुला लाओ। इंदु कहाँ है? वह नहीं दिखती, उसे भी बुलाओ। इस तरह सभी बैठो बेटा। इंदु कहती दादाजी। दादाजी कहते हैं, इंदु बेटा मुझे अपनी बात कहने दो। मुझे बड़ा दुख है कि छोटी बहू का मन यहाँ लगता नहीं। दोष उसका नहीं, दोष हमारा है। वह एक बड़े घर की बेटी है, अत्यधिक पढ़ी लिखी है, सबसे आदर पाती और राज करती आई है। यहाँ वह केवल छोटी बहू है। उसे यहाँ हर एक का आदर करना पड़ता है, हर एक से दबना पड़ता है, हर एक का आदेश मानना पड़ता है। यहाँ उसका व्यक्तित्व दब कर रह गया है। मुझे यह बात पसंद नहीं बेटा। बड़ा वास्तव में कोई उम्र से या दर्जे से नहीं होता, बड़ा तो बुद्धि से होता है, योग्यता से होता है। छोटी बहू उम्र में न सही, अक्ल में हमसे निश्चित रूप से बड़ी है। हमें चाहिए उसकी बुद्धि से, उसकी योग्यता से लाभ उठाएं। मेरी इच्छा है कि उसे यहाँ वही आदर सम्मान मिले जो उसे अपने घर में प्राप्त है। सब उसका कहना माने, उससे परामर्श लें और मैं प्रसन्न होऊंगा यदि उसका काम भी तुम लोग आपस में बांट लो और उसे पढ़ने लिखने का अधिक अवसर दो। उसे अनुभव ही न हो कि वह किसी दूसरे घर में, किसी दूसरे वातावरण में आ गई है। बेटा, यह कुटुंब एक महान वृक्ष है। हम सब इसकी डालियां हैं। डालियों ही से में पेड़ है और डालियां छोटी हों या चाहे बड़ी, सब उसकी छाया को बढ़ाती हैं। मैं नहीं चाहता कोई डाली इससे टूटकर पृथक हो जाए। तुम सदैव मेरा कहा मानते रहो। बस यही बात मैं कहना चाहता हूँ। यदि मैंने सुन लिया किसी ने छोटी बहू का निरादर किया, उसकी हंसी उड़ाई या उसका समय नष्ट किया, तो इस घर में मेरा नाता सदा के लिए टूट जाएगा। अब तुम सब जा सकते हो। इंदु बेटा और मंजली बहू, तुम जरा बैठो। तुम जरा हंसना कम कर दो और इंदु, तुम सबका आदर करना सीखो। इंदु ने कहा, क्षमा कीजिए दादाजी, अब आपको शिकायत नहीं मिलेगी। बस सभी चले जाते हैं। फिर तीसरा दृश्य आपके सम्मुख आता है।